पिक्चर के शौकीन तो ज़रूर होंगे आप, और इस पिक्चर में अगर पुलिसिया टेस्ट आ जाए तो उस पिक्चर का मज़ा और बढ़ जाता है। हमने अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसी पिक्चरें भर भर के देखी होगी। यह हमारा पूरा बचपन इन्हीं सब पिक्चरों को देखकर निकला होगा, और इन्हीं के साथ हमें उन पिक्चरों के कई किरदार भी हमारे जहन में हैं जिनको देखकर हम बड़े हुए और हमारे मन में ये इच्छा भी होती थी कि हम एक बार इनके जैसा बनेंगे। पर जब आप बड़े हुए, बड़े होने के बाद आपको ये भी समझ आया कि भैया हमने तो इंडियन में डीसीपी आज़ाद को देखा था, सरफरोश में एसीपी राठौड़ को देखा था, ए वेडनेसडे में अनुपम खेर को पुलिस कमिश्नर के रूप में देखा था, और पुरानी पिक्चरों में इफ्तिखार को कमिश्नर, डीएसपी और ना जाने कितने ही सारे पुलिस के पदों पर देखा था। पर जब आप बड़े हुए तो आपको लगा कि भैया एसपी, डीएसपी, टीआई, आईजी, डीजीपी, यहाँ तो ये है। पर अब प्रणाली बदलने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इन पदों का सृजन होने वाला है। जी हाँ, अब छत्तीसगढ़ में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आपने शुरुआत में जो जिन पदों के बारे में सुना, वो पद अब छत्तीसगढ़ में भी आने वाले हैं। 15 अगस्त 2025 को सीएम विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की बात कही, और ये माना जा रहा है कि 1 नवंबर 2025 से छत्तीसगढ़ में भी अब कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाएगा। तो अब हम उसी कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कमिश्नरेट सिस्टम है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके आने के बाद क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या प्लस हो जाएंगे, क्या क्या माइनस हो जाएंगे, किन किन छूट के तहत पुलिस कमिश्नर डायरेक्ट निर्णय ले सकते हैं और इसका हम पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। हम वो सब समझने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ हम ये भी समझेंगे तरोताज़ा मामला है और इससे कई सारे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो हम सब उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, और चर्चा की शुरुआत है वो भूमिका से करते हैं। मैं भूमिका की बात करूँ तो सरल भाषा में ये कहूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार बढ़ते जा रहा है। विशेषकर इसकी राजधानी का फैलाव इतना बड़ा है कि शायद अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो आप 3 विधानसभा पार कर दूसरे कोने तक पहुंचते हैं, और ये संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई है, और ये संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। पर इस जनसंख्या और क्षेत्र बढ़ने के साथ राजधानी में अपराध भी बढ़ रहा है, और अपराध को जब तक से नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक ये सरकार और आम जनता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का विषय होता है। पर इस अपराध को नियंत्रण करने के लिए सबसे सटीक उपाय होता है पुलिस की चुस्ती लाना, और पुलिस की चुस्ती लाने के लिए जो सबसे सटीक और सरल उपाय होता है वो है कमिश्नरेट। क्योंकि इस प्रणाली के तहत पुलिस कमिश्नर के पास कई सारे अधिकार आ जाते हैं, जिसके कारण उसे कलेक्टर या राज्य शासन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वो कुछ निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, इसके लिए उसे डीजीपी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अब एक छोटे से सामान्य नॉर्मल फॉर्मल भूमिका के बाद अब हम चर्चा करते हैं पृष्ठभूमि की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त 2025 को राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात कही। कब कही? 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर राजधानी क्षेत्र में कमिश्नरेट प्रणाली शुरुआत करने की बात कही या घोषणा की। ठीक है, अब यह संभावना है कि राज्य इस वर्ष अपने 25 साल पूरे करने वाला है, जिसके तहत 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो सकती है। ये एक संभावित है, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर यह माना जा रहा है कि राज्योत्सव है तो इस अवसर पर इसकी घोषणा या प्रभाविता दिखाई दे सकती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि जब से ये घोषणा हुई है
उसके बाद इस पूरे कमिश्नरेट सिस्टम को तैयार करने के लिए, जिसमें क्षेत्र कौन किस पद को संभालेगा, इन सब को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसे डीजीपी अरुण देव गौतम ने बनाया है, जिसमें 7 सदस्यीय आईपीएस की टीम है, जिसका अध्यक्ष एडीजे प्रदीप गुप्ता को बनाया गया है। अब हम ये भी देखते हैं कि एडीजी प्रदीप गुप्ता की टीम में और कौन कौन है। एडीजी प्रदीप गुप्ता की ड्राफ्टिंग कमेटी में नारकोटिक्स आईजी अजय यादव, रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा, आईजी ध्रुव गुप्ता, डीआईजी अभिषेक मीणा, डीआईजी संतोष सिंह और एसपी प्रभात कुमार मेंबर बनाए गए हैं। ये सभी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो दूसरे राज्यों के वर्क सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। इन 7 आईपीएस अधिकारियों को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष एडीजे प्रदीप गुप्ता है। जिसके बाद ये जब पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा तो सबसे पहले प्रदेश के सबसे बड़े शहर, राज्य की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में वापस, या यूं कहे राजधानी में वापस एसपी और एसएसपी प्रणाली भी शुरू की जा सकती है। इसके बाद अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है, जिसके बाद 2 जो जिले होंगे वो होंगे बिलासपुर और दुर्ग। अगर रायपुर में यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, उसके बाद बिलासपुर और दुर्ग 2 प्रमुख जिले होंगे जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने की बात कही जा रही है। अब आप ये समझिए कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या और अपराध में वृद्धि। हम लगातार देखते हैं कि जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि शहर जब बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो घर बनते हैं वो लगातार नहीं होते, कुछ जगह खाली जमीनें होती हैं, उसके बाद फिर घर होते हैं, फिर खाली जमीनें होती हैं, जिसके कारण से चोरी, डकैती और हत्या और नशाखोरी जैसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को इन सब पे नियंत्रण रखने के लिए भारी दल बल की भी आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोगिक अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है, और उसको नियंत्रण करने के लिए उससे भी ज्यादा एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता होती है जिसके पास कई सारे अधिकार सुरक्षित हो। ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का होना अपने आप में एक बड़ा फायदा होता है। दूसरी समस्या आती है कलेक्टर मजिस्ट्रेट की मंजूरी की बाध्यता। अक्सर ये कई बार देखा जाता है कि पुलिस को कई सारे निर्णय करने के लिए कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कभी कभी कई अपराध को कंट्रोल करने में या वहां पर नियंत्रण स्थापित करने में पुलिस को कई बार दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाती है, जिसके बाद से पुलिस कमिश्नर को कलेक्टर या मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा पुलिस को अब बीएनएसएस 2023 अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कई प्रकार के शक्तियां सीधे मिलेगी। इस चीज को याद रखिए, जो वर्तमान में बीएनएसएस है वही पूर्व में सीआरपीसी थी। आपने कई बार सुना होगा सीआरपीसी के तहत ये धारा दर्ज हुई, सीआरपीसी के तहत ये धारा दर्ज हुई, पर अब जो धारा दर्ज होती है वो बीएनएसएस 2023 के तहत होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपने सुना होगा, आप अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे कि गुंडा एक्ट किसी पर लगाया जाता है या किसी को जिला बदर किया जाता है। उसमें कलेक्टर का अनुमोदन होता है कि कलेक्टर निर्णय देता है कि हाँ, उक्त व्यक्ति को जिला बदर किया जा सकता है। परंतु कमिश्नरेट प्रणाली में कमिश्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो किस पर गुंडा एक्ट लगाएगा, किस पर गैंगस्टर एक्ट लगाएगा,
किस पर? एनएसए लगाएगा। और बीएनएसएस 2023 की धारा 163, जिसको पूर्व में धारा 144 कहते थे, वो लगाने का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास सुरक्षित रहता है। उसके अलावा सीमित पुलिस बल और बढ़ती चुनौतियों के बीच तेज व कुशल पुलिसिंग की जरूरत पड़ती है। अब इस चीज को समझिए कि भाई संख्या पुलिस की कम है, ऐसी स्थिति में जब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होती है तो कहीं ना कहीं बल बढ़ जाते हैं, जिसके कारण अपराध को रोकना सरल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है उसका प्रावधान क्या है, क्योंकि हमको ये जानना भी जरूरी है कि भैया अगर ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो रही है तो इसका प्रावधान क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका विधायी प्रावधान क्या है। तो हम सब उस चीज पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संवैधानिक प्रावधान समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 246 में राज्य सूची लिस्ट 2 में 7वीं अनुसूची में, ठीक, क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 246 की राज्य सूची लिस्ट क्रमांक 2 की 7वीं अनुसूची में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस शामिल है। मतलब कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब समझे कि भैया पुलिस और कानून जो होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगर राज्य में कोई भी गड़बड़ हो रही है जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और उसको नियंत्रण करने का कार्य पुलिस का होता है, ये इस बात अनुच्छेद 246 में कही गई है। ठीक, अब 7वीं अनुसूची के जो राज्य सूची लिस्ट 2 है, जो हमने बताया कि अनुच्छेद 246 में दिया गया है, इसमें क्या है? प्रविष्टि 1 है। प्रविष्टि 1 में क्या है? पब्लिक ऑर्डर, जन व्यवस्था। जन व्यवस्था का कार्य किसका है उसके बारे में जो दिया गया है। उसके बाद प्रविष्टि जो है पुलिस व्यवस्था को बताया गया है। ठीक, अब इन दोनों के कारण इन दोनों को मैनेज करने के लिए राज्य सरकार चाहे तो सामान्य व्यवस्था जो होती है डीएमएसपी रखे या कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करे। ये टोटल राज्य सरकार के हाथ में होता है, क्योंकि राज्य सरकार का ही काम है जन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से नियंत्रित रखना और आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 162 पर आ जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 162 क्या कहता है वो बताते हैं। राज्य सरकार के पास कार्यपालिका शक्तियां होती है जिससे वह अपने राज्य में कानून व्यवस्था संबंधी नियम बना सकती है। जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है और वो अपने हिसाब से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम बना सकती है। अब हम पुलिस कमिश्नरेट की विधायी प्रावधान पर चर्चा करते हैं। ये वो प्रावधान है जो नियम के तहत लागू किया जाते हैं। यह राज्य सरकार जो नियम बनाती है ये वो नियम है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पुलिस एक्ट 1861 पूरे भारत में सबसे पहला पुलिस शब्द का जिक्र 1861 के एक्ट के तहत हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था एसपीडीएम मॉडल शामिल है। ठीक, अब राज्य सरकार इस एक्ट के प्रावधानों का उपयोग करके नए राज्य पुलिस अधिनियम बनाकर कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर सकती है। ठीक, सरल भाषा में समझाता हूं कि पुलिस एक्ट आया 1861 का, ठीक है, जिसमें से अंग्रेजों के समय चली आ रही व्यवस्था एसपी और डीएम का मॉडल है। लेकिन राज्य सरकार को इस एक्ट के प्रावधान का उपयोग करके अपने राज्य में नए पुलिस अधिनियम बनाने का अधिकार है, जिसके तहत वो कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर सकती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट है,
महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 से मुंबई पुलिस को अलग बना दिया। ठीक है, तो आपने हमेशा अक्सर सुना होगा महाराष्ट्र पुलिस अन्य क्षेत्रों में कहा जाता है, पर मुंबई में मुंबई पुलिस कहा जाता है। वैसी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस एक्ट 1861 में संशोधन करके बना दिया गया है। दिल्ली पुलिस एक्ट भी है 1978 में, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशन एक्ट के साथ जुड़ा है। ठीक, अब इस चीज को समझिए कि दिल्ली में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, यूपी में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, महाराष्ट्र में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। अब इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भी एक नया नाम जुड़ गया है जिसका भी अपना पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होगा। ठीक, विधायी प्रावधान के बाद हम कानूनी आधार देखते हैं कि कानूनी आधार क्या कहता है कमिश्नरेट प्रणाली को बनाने के लिए। ठीक, तो कानूनी आधार पर देखें तो बीएनएसएस 2023 के धारा 22(1) और धारा 22(5) क्या कहता है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती, किसी नगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी। ठीक, जैसा कि 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा घोषणा की गई कि राज्य की राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक, इस स्थिति में पुलिस आयुक्त को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब क्या होगा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां इन द सेंस कि भैया जिला के जो मजिस्ट्रेट होते हैं अर्थात जमानत देने का, भूमि विवाद निपटाने का या कई सारे विवाद, वो सारे विवाद अब कलेक्टर साहब ना करके कमिश्नर साहब करेंगे। जैसा मैंने वीडियो के टाइटल में ही कहा था कि अब कलेक्टरों के पावर कम होने वाले हैं, तो जो मजिस्ट्रियल पावर है कलेक्टरों के वो कम हो जाएंगे क्योंकि ये सारे पावर अब कमिश्नर के पास चले जाते हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्स कहा जाता है। ठीक है, जो कलेक्टर के पास मजिस्ट्रेट पावर होते हैं जमानत तो देने के, वो सब अब कमिश्नर साहब के पास चले जाएंगे। इसके बाद हमने चर्चा कर ली कि भाई विधायी प्रावधान का, कानूनी आधार का और संवैधानिक आधार का। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमने जब हम इन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे तो हमने कई सारे शक्तियां भी देखी जो कि कमिश्नर को मिलने वाली है। तो अब हम इन शक्तियों पर ही पूरी चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक कमिश्नर के पास क्या क्या शक्तियां होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएनएसएस 2023 के में वही प्रावधान रखे गए हैं जो सीआरपीसी 1973 में थे। ठीक है, परंतु धारा संख्या बदल गई है, इस चीज को याद रखिए। बीएनएसएस 2023 में भी सेम प्रावधान है जो सीआरपीसी 1973 में थे, पर क्रम बदल गए हैं। अब जिसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि पुलिस कमिश्नर को सबसे पहले शांति व सुरक्षा बनाए रखने संबंधी शक्तियां प्रदान की जाती है। ठीक, अब उसके तहत मैं आपको सिंपल से बात में बताने का प्रयास करता हूं कि भैया शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम जो है वो डीएम प्लस एसपी का होता था अब तक। अब ये काम सीपी का हो जाएगा, पुलिस कमिश्नर का हो जाएगा। ठीक, अब शांति और सुरक्षा संबंधी जो नियम है या जो धारा है, धारा 127 से 130 है वर्तमान में। इस पर मैं और आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि वर्तमान में क्या क्या धारा है और पूर्व में क्या क्या धारा थी। ठीक, और जो कि सीआरपीसी में 107 से 110 था। अब क्या है इसके तहत, शांति भंग की आशंका पर पुलिस बॉन्ड लेना, अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर निगरानी करना। ठीक, ये दोनों काम हो जाएंगे। उसके बाद धारा 163, पूर्व में जो धारा 144 थी, इसमें क्या है, निषेधिता जारी करना।
मतलब 4 लोग एक साथ कहीं खड़े नहीं हो सकते, इसी को तो सामान्य भाषा में धारा 144 कहते हैं ना। भीड़ सभा आंदोलन पर रोक, ये सब काम पुलिस कमिश्नरेट के अंडर आ जाता है धारा 163 के तहत। उसके बाद धारा 164 से 168 पूर्व में, जो कि 145 से 148 थी। भूमि या संपत्ति विवाद में शांति बनाए रखने हेतु आदेश, जो काम पहले डीएम और डिप्टी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट एसडीएम लोग करते थे, वो काम अब कमिश्नर करेंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए कि कमिश्नर का जो क्षेत्र रहता है वो एक निर्धारित क्षेत्र रहता है। उस क्षेत्र से बाहर अगर जाएंगे तो जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो पूर्व के ही जैसे काम करेगा। अब आगे आते हैं, दंगा एवं बल प्रयोग संबंधी शक्तियां हैं, धारा 131 से 134, और पूर्व में जो धारा थी वो 129 से 132 थी। क्या क्या है इसके तहत? उपद्रव रोकने, अब भीड़ को तितर बितर करने के लिए है। आवश्यक होने पर बल प्रयोग, इसके लिए पहले कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था कि भैया लाठी चार्ज कर दें क्या, ऐसे करके। अब नहीं लेना पड़ेगा, कमिश्नर साहब बोलेंगे कि चार्ज मतलब चार्ज। सशस्त्र बल, गन चलाने के लिए ये नियम है कि अगर आपको बंदूक चलानी है तो आपको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था। अब इस चीज को समझिए कि भाई भीड़ आपके तरफ आ रही है, अब कलेक्टर साहब को आपको आदेश लेना है, तब तक से सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी प्रणाली में अगर कमिश्नर ने बोला चार्ज, मतलब चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, प्रशासनिक एवं अन्य शक्तियां जो मिलेंगी वो है धारा 22 के तहत। पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट की अन्य शक्तियां सौंपना, जैसे धारा 162 सार्वजनिक सुरक्षा हेतु आदेश, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। ये जो पहले कलेक्टर के पास होते थे अब वो सीपी के पास चले जाएंगे। ठीक, अब इससे पहले हमने क्या चर्चा किया था कि धाराओं पे चर्चा की थी कि सीआरपीसी की ये धारा थी और बीएनएसएस में ये धारा है। ठीक, तो उसी धारा का ही हमने एक अंतर समझाने का प्रयास किया इस स्लाइड में। तो ये है कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति सीआरपीसी 1973 की धारा 20 थी और वर्तमान में धारा 22 है बीएनएसएस में। ठीक, शांति भंग रोकने हेतु बॉन्ड सीआरपीसी की धारा 107 से 110 थी और अभी बीएनएसएस में धारा 127 से 130 हो गई है। दंगा उपद्रव रोकना धारा 129 से 132 सीआरपीसी की थी और अब बीएनएसएस में धारा 131 से 134 हो गई है। अब निषेधाज्ञा धारा 144, सरल भाषा में कहूं अब धारा 163 है। तो इस चीज को याद रखना, अगर भविष्य में कोई भी पूछेगा कि धारा 144 लगता है कि 163 लगता है तो बोलना 163 लगता है। ठीक, भूमि संपत्ति विवाद, यह पूर्व में धारा 145 से 148 था सीआरपीसी का, अब यह धारा 164 से 168 हो गया है। ठीक, तो हमने सीआरपीसी बनाम बीएनएसएस का एक तुलना याद करने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया कि क्या क्या पावर पुलिस कमिश्नर को पहले सीआरपीसी के तहत था, अब बीएनएसएस के तहत है। ठीक, अब हम पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के जो ढांचा है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की क्या क्या सिस्टम होता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो हम एक चर्चा करते हैं कि सामान्य रूप से अगर मैं छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो ढांचा समझाऊं पुलिस का, उस आधार पर सबसे पहले आता है डीजीपी। ठीक है, डीजीपी के बाद आता है डीजी। ठीक, उसके बाद आता है एडीजी। ठीक, उसके बाद आता है आईजी, उसके बाद आता है डीआईजी, उसके बाद आता है एसएसपी, उसके बाद आता है एसपी, उसके बाद आता है एएसपी और सबसे आखिरी में आता है डीएसपी। ठीक है, इसी पद की आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य
पुलिस सेवा का जो चयन होता है वो डीएसपी के पद से प्रारंभ होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या प्रणाली होता है भाई, ये तो हो गया पुलिस का जो पूरा सिस्टम बता दिया। ठीक, अब पुलिस कमिश्नरेट में क्या होता है, सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, अब इसके पास कानून व्यवस्था, शांति, लाइसेंस जारी करना, धारा 107, 151 आदि की शक्तियां होती है। ट्रैफिक, क्राइम, सुरक्षा सब पर अंतिम अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत ये जैसे एक सीपी हुआ। ठीक, अब इसके बाद जेसीपी आता है। जेसीपी क्या होता है, अपराध, ट्रैफिक, कानून व्यवस्था, प्रशासन जैसे अलग अलग विंग संभालते हैं। ठीक, तब ये मान के चलो कि एक सीपी है, उसके अंतर्गत जेसीपी हो जाता है। ठीक, अब एसीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये जो होता है डीआईजी रैंक का होता है। ठीक, अब इसके पास क्या रहता है, इसके पास स्पेशल यूनिट्स, क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक इंटेलिजेंस, साइबर स्पेशल सेल आदि, ये काम होता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसका जो रैंक होता है ये एसपी रैंक का अधिकारी होता है। ठीक, अब इस चीज को समझिए कि जिला का काम यहां से चालू होता है, मतलब जिला का जो सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का है वो कमिश्नरेट प्रणाली में नंबर 3 पर आ जाता है। ठीक, समझिए इस चीज को, जैसे कि सबसे पहला आपका कमिश्नर, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, ये क्या होता है, एसपी रैंक का होता है, एक बड़े जोन या जिले का प्रमुख। कानून व्यवस्था और मजिस्ट्रेट शक्ति इसके पास भी होती है। लेकिन जब ये सामान्य जिले का एसपी होता है, मतलब ये एसपी रैंक का ही अधिकारी है, लेकिन अगर ये सामान्य जिले का है तो इसके पास मजिस्ट्रेट पावर शक्तियां नहीं होती, जो कि अगर ये कमिश्नरेट प्रणाली में डीसीपी हो गया तो इसके पास वो शक्तियां आ जाती है। उसके बाद आता है एडिशनल डीसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी। अब ये कौन हो सकते हैं, एएसपी या डीएसपी रैंक के। ठीक, तो भैया जब आप डीएसपी बन जाओगे तो अगर आपको रायपुर में भविष्य में बिलासपुर और दुर्ग में पोस्टिंग होगा तो आप क्या कहलाओगे, डीसीपी। ठीक है, तो जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसपी बनने का निर्णय लेकर निकल आए हैं, वो लोग भविष्य में डीसीपी बन सकते हैं, ये संभावना है अगर उनकी पोस्टिंग रायपुर कमिश्नरेट या दुर्ग या बिलासपुर कमिश्नरेट में अगर होती है तो। ठीक, उप क्षेत्र सब डिवीजन संभालते हैं, एसएचओ सीधा एएसपी और डीएसपी को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि सामान्य भाषा में डीएसपी को भी 3-4 थाने रहते हैं, वैसी सेम डीसीपी को भी पास भी थाने रहते हैं और जिनके टीआई उनको संपर्क करते हैं। जैसे एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो सरल भाषा में टीआई होता है। ठीक है, ये इस इंस्पेक्टर रैंक का होता है। इसका काम क्या है, डीएसपी को रिपोर्ट करना। अब इसका काम क्या है, थाना प्रभारी है। थाना प्रभारी के बाद अपराध पंजीकरण, स्थानीय कानून व्यवस्था, सब इंस्पेक्टर, एसआई हेड कांस्टेबल, रोजमर्रा की पुलिसिंग, गश्त, जांच, गिरफ्तारी, एफआईआर दर्ज कराना, ये सब काम आप बेहतर तरीके से जानते हैं, जो काम एक एसएचओ का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबके जहन में तो ये था कि सब अच्छा हो गया, लेकिन जब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगा तो उसके बाद अंतर भी आएंगे। बहुत सारे अंतर आते हैं, उन अंतर पर हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सीपी प्रणाली के तहत क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण आते हैं, जो मुख्य रूप से पुलिस को अधिक जवाबदेही और अधिकार देकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर केंद्रित होते हैं। ठीक, अब पावर बढ़ गया है तो जवाबदारी भी बढ़ जाएंगे और अधिकार भी बढ़ जाएंगे।
ठीक, जैसे कि पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट की शक्ति मिल जाती है, इसके बाद उसको कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक, पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकांश मामलों में खुद निर्णय ले सकती है, जिसमें कार्यवाही में तेजी आती है। ठीक, पुलिस शांति भंग, धरना प्रदर्शन, दंगों और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तुरंत फैसले ले सकती है, कलेक्टर के लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये मुख्य चीज जो मैं बता रहा हूं कि भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता 2023 में, जो कि पूर्व की सीआरपीसी की धाराओं के तहत निवारक गिरफ्तारी, ठीक, और बीएनएसएस धारा 163 जो कि पूर्व में धारा 144 थी, ये लगाना, गुंडा या गैंगस्टर एक्ट लगाना जैसे कार्यवाही पुलिस कमिश्नर सीधे तौर पे कर सकता है, जिसके लिए उसे कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो यही है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पूर्व की सीआरपीसी की धाराओं में निवारक गिरफ्तारी हो गया, गुंडा एक्ट लगाना हो गया, गैंगस्टर एक्ट या 144 लगाना, ये अधिकार सीधा पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर को पास होटल, बार और हथियार जैसे लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिल जाता है, जो कि अब तक कलेक्टरेट के हाथ में होता था। अब ये काम पुलिस कमिश्नरेट के हाथ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कमिश्नरेट व्यवस्था बनाम सामान्य जिला प्रशासन व्यवस्था। ठीक, हमने पूर्व में बीएनएसएस और सीआरपीसी में अंतर देखा। अब हम कमिश्नरेट व्यवस्था वर्सेस सामान्य जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके बीच अंतर देखते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहले अंतर है वो है नेतृत्व का। इसमें नेतृत्व कौन करता है? पुलिस कमिश्नर, जो कि एडीजी या आईजी स्तर का अधिकारी होता है। ठीक, जिले में एसपी और एसएसपी पुलिस विभाग में सर्वोच्च होते हैं और डीएम जो होता है वो प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक, मजिस्ट्रियल शक्तियों की बात करते हैं कि सीपी के पास बीएनएसएस 2023 की शक्तियां धारा 127, 131, 163, 164 होते हैं। डीएम के पास भी मजिस्ट्रियल शक्तियां होती है। निर्णय लेने की गति, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, निर्णय लेने को नहीं मिल पाता। पुलिस विभाग का यह कहना है कि भाई तुरंत एक्शन होना चाहिए किसी भी कार्यवाही के लिए, तो उसके लिए त्वरित है, इसमें त्वरित होता है क्योंकि पुलिस व मजिस्ट्रेट की शक्ति एक ही अधिकारी के पास है। ठीक, पहले क्या होता था कि एसपी जो होता था वो डीएम को कॉल करता था, डीएम उसको परमिशन देता था। अब सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस के हाथ में है काम, तो सीधा बोलेगा हाँ चलाना है तो चलाओ, गोली चलाना है चला दो, लाठी चार्ज करना है कर दो, धारा 144 लगाना है तो लगा लो। भैया उस तक पहुंचना या उस तक बात करना या उसके आदेश का इंतजार करना जैसी स्थिति नहीं होगी। अक्सर देखा जाता था कि भाई अगर जिला में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और कलेक्टर रायपुर मीटिंग में गया हुआ है सीएम के यहाँ, अब एसपी को उस स्थिति को संभालना है तो उसको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था, तभी वो कुछ कर सकता था। लाठी चार्ज हो गया, धारा 144 होना हो गया। लेकिन अगर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली हो गई तो इसके बाद सीधा पुलिस कमिश्नरेट ने कह दिया कि भाई भीड़ अव्यवस्थित हो रही है, धारा 144 लगा दो, तो तुरंत लग जाएगा, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब जवाबदेही क्या है? सीपी सीधे राज्य सरकार और गृह विभाग को जवाबदेह देता है। एसपी पुलिस के मामलों में एसपी जवाब देता है, प्रशासनिक मामलों में डीएम। ठीक, क्षेत्राधिकार क्या है? महानगर और बड़े शहरी क्षेत्र जैसे राजधानी हो गया, छोटे शहर और ग्रामीण जिले। ठीक, प्रशासनिक ढांचा आपने हम बता दिया है, सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ। इसमें क्या रहता है? एसपी, एएसपी, डीवाईएसपी, एसएचओ। शक्ति का स्वरूप क्या है?
शक्ति का स्वरूप होता है, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास व्यापक अधिकार हो जाते हैं, जबकि सामान्य जिला प्रशासन में शक्ति का संतुलन बनाकर रखा जाता है, जिसके तहत डीएम और एसपी को अलग अलग क्षेत्र के पावर प्राप्त होते हैं। ठीक। ट्रैफिक एवं शहरी नियंत्रण पूर्णतः सीपी के अधीन होता है। इसमें ट्रैफिक एसपी के अधीन है, पर परमिट और लाइसेंस डीएम के अंतर्गत आता है। ठीक। जनता से जुड़ाव, सीपी जनता से सीधे शिकायतें सुन सकता है। जैसा कलेक्टरों के पास अधिकार होते हैं ना कि भैया वो लोग जनता की समस्या को सुनकर निवारण करते हैं, ठीक वैसी कमिश्नर के पास भी शक्तियां होंगी कि वो उस विषय को सुन सके जो उसकी शक्तियों से संबंधित होता है। ठीक। लागू करने की प्रवृत्ति शहरीकरण, अपराध व ट्रैफिक प्रबंधन हेतु उपयुक्त है। ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह व्यवहारिक है, क्योंकि इसके बाद से नियम बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। यहां पर थोड़े से नियम शिथिल हो जाते हैं, यहां पर नियम थोड़े से शिथिल हो जाते हैं। ठीक। अब ये चीज समझिए कि पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद क्या क्या फायदे हैं और नुकसान हैं। तो भैया फायदे भी हैं, हर चीज का अपना एक फायदा होता है और हर चीज का अपना एक नुकसान होता है। तो अब हम पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के फायदे पर चर्चा करते हैं और इसके ठीक बाद इसके नुकसान पर भी चर्चा करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में तुरंत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां मिलती है। हमने पूरी चर्चा कर डाली इस बात पे, जिससे फाइलों को कलेक्टर के पास नहीं भेजना पड़ता। हम करीबन आधे घंटे से इस बात को समझ गए हैं। ठीक। प्रमुख चीज क्या है, पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट की कई कार्यकारिणी शक्ति मिल जाती, जैसे शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेना, गुंडा एक्ट या रासुका लगाना, धरना प्रदर्शन की अनुमति देना या देना। ये भी चीज हमने पूर्व में पढ़ लिया है। पुलिस के पास अधिक अधिकार और जिम्मेदारी होने से उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और असामान्य परिस्थितियों को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मैंने बता दिया था कि कलेक्टर साहब मीटिंग में गए हैं, ऐसी स्थिति में दिक्कत हो जाती है। अगर पुलिस कमिश्नर के पास जानकारी है तो तुरंत उस पर एक्शन ले सकता है। यह प्रणाली जटिल और बड़े शहरों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ शांति व्यवस्था बनाए और शासन के बेहतर समन्वय में सहायक होती है, क्योंकि यहाँ पर नियम ज्यादा टाइट होते हैं। डीएम और एसपी जो जिला प्रशासन होता है वहां पर थोड़े से नियम पर लोगों को छूट मिलती है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पर पुलिस डीएम या अन्य अधिकारियों के आदेश का इंतजार नहीं करती, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होती है। इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब नुकसान है, तो नुकसान में तो पूरा लाल ही लाल दिख रहा है, तो लाल पर ही चर्चा करते हैं। शक्तियों में वृद्धि से पुलिस के निरंकुश होने और आम आदमी को परेशान करने का खतरा पैदा होता है, खासकर यदि उन पर लगाम ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये एक बड़ा नुकसान है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का, कि पुलिस निरंकुश होने की संभावना होती है। ठीक है। जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस को लाइसेंस देने, शांति भंग करने वाले व्यक्ति को हटाने और भूमि विवाद को निस्तारण जैसे अधिकार मिलने से उनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। ये भी है भाई कि पुलिस को लाइसेंस देने, शांति भंग करने वाले व्यक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती। पर यह भी समझने की बात है कि पुलिस इस चीज को बेहतर तरीके से समझती है कि कोई व्यक्ति को एक्चुअल में लाइसेंस हथियार की क्या जरूरत है। अगर उसको हथियार चाहिए तो उसको किस नाम से चाहिए, ऐसी कौन सी उसकी दुश्मनी आ गई जिसके कारण उसको हथियार लेना पड़ रहा है। तो इसके एक फायदे भी है, नुकसान भी है। गैर कानूनी काम करने, चेकिंग के नाम पर आम आदमी, फेरी वाले और गुमटी वाले को परेशान करने की संभावना
बढ़ सकती है। पर इसके साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इन सब को हटाना भी जरूरी है, क्योंकि इनके कारण ट्रैफिक व्यवस्था जाम भी होती है। ठीक है, जब आप आम रास्ते पर सामान्यतः चलते हैं, अगर आप एक उदाहरण के तौर पर बोलूं तो आप अपने शहर के गोल बाजार में चले जाइएगा। गोल बाजार जो चौड़ा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की चौड़ाई शाम को बाजार लगते ही आधे से भी कम हो जाती है। अगर मान लो 25 फीट का रोड है तो रोड मुश्किल से 10 फीट ही बचता है, क्योंकि 7.5 फीट इधर ठेला लग जाता है, 7.5 फीट इधर ठेला लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भाई ठेला वालों को तो हटाएगी, क्योंकि रोड पे ठेला लगा है। तो ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी है कि भाई पुलिस व्यवस्था टाइट रहे, ताकि आवागमन का साधन सही बना रहे। सिस्टम बदलने से महिलाओं की सुरक्षा कैसे मजबूत होगी, इसका कोई स्पष्ट या रोड मैप नहीं गया है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। हाँ, ये चिंता का विषय तो हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कोई विशेष नियम या प्रावधान इस पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में नहीं दिया गया है, जबकि जो सामान्य जिला प्रशासन होता है उसमें प्रणाली होती है। परंतु इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि महिला थाना हर क्षेत्र में होता है, तो जो भी महिलाओं के साथ जो व्यवहार, चाहे वो जिला प्रशासन या एसपी के शासन में होता है, सेम उससे वैसी ही उनका जो मान सम्मान या जो उनके लिए नियम है वो इस प्रणाली में भी सेम होगा। पुलिस को डीएम या अन्य नागरिक अधिकारियों से अलग कर देने पर नागरिक और पुलिस के बीच समन्वय की कमी हो सकती है, जिससे नागरिकों के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है। ये एक संभावना है, परंतु इसमें यह फायदा है कि पुलिस जो है डायरेक्ट जनता से जुड़ने लगती है, इसका यह फायदा भी है। ठीक, अब इसका इतिहास देखते हैं। अंग्रेजी शासन में इसका प्रारंभ हुआ था। पहली नियुक्ति 1856 कोलकाता में हुई थी, बाद में मद्रास और चेन्नई में हुआ था। जैसे कि सबसे पहले कोलकाता में हुआ है, मतलब जैसे सबसे पहले रायपुर में होगा 2025 में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ से देखा जाए तो। इसके बाद में बिलासपुर और दुर्ग में भी होगा। कानूनी अधिकार आधार क्या है? पुलिस एक्ट 1861, जिस पर हमने शुरुआत में ही चर्चा कर ली थी। ठीक, अब इसके बाद हम वर्तमान स्थिति पर भी देखते हैं कि भारत में कहां कहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और क्या क्या उसे अधिकार मिले गए हैं। जैसे कि राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है, जैसे कलेक्ट्रेट में ही न्यायालय लगता है ना, वैसे कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांति भंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी है। इन मामलों में जमानत देने ना देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करता है। अब ये इस चीज को समझो कि भैया राजस्थान के एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं में जमानत देने का अधिकार है, वो कोर्ट भी लगा लेता है अपने कमिश्नरेट में ही। ठीक, महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदल करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के प्रावधान है, जो कि कलेक्टर का काम होता है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को दे दिया गया है, चाहे जिला बदल कानून लगाना, जुलूस, ये सब चीजें। ठीक, इसके साथ ही उसको संतान गोद लेने की अनुमति भी पुलिस कमिश्नर के पास है। इस चीज को ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में नागपुर में संतान गोद, जो कि कलेक्टर के ही आदेश से पास होता है। अगर मेरे को किसी को गोद लेना है, किसी बच्चे को, तो उसको गोद लेना है, गोद ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, इसके लिए मुझे कलेक्ट्रेट से परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में नागपुर के लिए जो बता रहा हूं ना, नागपुर के संदर्भ में सीपी को यह अधिकार दिए हैं कि वो इस पर फैसला ले सकता है। ठीक, यूपी पे आते हैं। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। बीएनएसएस की धारा 172 और 164, पूर्व में सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियात कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दिया गया है। ठीक,
एहतियाती, तो ये हमने पढ़ लिया कि वर्तमान स्थिति में क्या क्या अधिकार हैं, स्पेशल अधिकार मिले हैं। अब हमने वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ लिया कि भैया किस राज्य की कमिश्नरेट सिस्टम को क्या क्या स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब कमिश्नरेट प्रणाली के निष्कर्ष को भी समझने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष ये है कि शहरी कानून व्यवस्था है तो यह तेज, प्रभावी, सशक्त प्रणाली है। पुलिस को स्वतंत्र दंडाधिकारी शक्तियां, अपराध व शीघ्र नियंत्रण, असंतुलन हेतु पारदर्शिता व जवाबदेही आवश्यक। ये एक सामान्य सा निष्कर्ष है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में जो निष्कर्ष है वो उस पूरे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया गया है, और मैं ये जानता हूं कि मुझसे बेहतर आप उस निष्कर्ष को समझ चुके हैं, और मुझसे कहीं बेहतर आप उस निष्कर्ष को दे सकते हैं अगर कोई आपसे इस विषय पर सवाल करता है तो, ठीक। पर सवाल तो हम भी करते हैं आपसे और समझने का प्रयास करते हैं कि कितना आपको हमने समझाया और आपने कितना समझा। तो जो संभावित परीक्षा हेतु प्रश्न है इस कमिश्नरेट प्रणाली से हम उस पर चर्चा करते हैं, जिसके तहत सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कमिश्नरेट प्रणाली कब लागू की गई। अब ये जब लागू होगी तो उस डेट को आप बता देना। सबसे पहले किन शहरों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कमिश्नरेट प्रणाली लागू की, तो राज्य की राजधानी रायपुर, ठीक। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत किस अधिकारी को मजिस्ट्रेट शक्तियां प्रदान की जाती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। सीआरपीसी बीएनएसएस की कौन कौन सी दायरा पुलिस आयुक्त को दी जाती है। अब हमने पूर्व में बताया है, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना और लिख लेना। सामान्य पुलिस व्यवस्था और कमिश्नरेट प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर भी आपको हमने बता दिया है, पूरा अंतर आपको समझा दिया है, तो आप उसके भी तहत पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची और प्रविष्टियां पुलिस एवं जन व्यवस्था से संबंधित है, ठीक। तो कौन सी सूची है, प्रविष्टि, पब्लिक प्रविष्टि क्या है, अनुच्छेद 246 की लिस्ट 2, 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 1 पब्लिक ऑर्डर जन व्यवस्था को बताता है, प्रविष्टि नंबर 2 पुलिस व्यवस्था को बताता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कमिश्नरेट लागू करने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है, राज्य सरकार के पास, ठीक। धारा 22 के तहत। भारत का पहला शहर जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी वो कौन सा है। छत्तीसगढ़ में लागू कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत पुलिस आयुक्त किस स्तर का अधिकारी हो सकता है, किस स्तर का अधिकारी हो सकता है, डीजी, एडीजी या आईजी, ठीक। पुलिस आयुक्त की किसे रिपोर्ट करता है, कलेक्टर, राज्य सरकार या डीजीपी, ठीक। तो पुलिस आयुक्त सीधा किसको रिपोर्ट करेगा, डीजीपी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी समझते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का कारण आप बेहतर समीक्षा कर सकते हैं मुझसे बेहतर। कमिश्नरेट प्रणाम बनाम सामान्य प्रशासनिक प्रणाली तुलना आपको वो भी बता दिया है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में घोषित पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों का विवरण, तो किस किस क्षेत्र में आप वो भी समझ बता देना। पुलिस आयुक्त को दिए गए प्रमुख अधिकार ये भी आपको बता दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय से आम नागरिकों को क्या लाभ होंगे, तो हमने इसके लाभ के बारे में भी आपको बता दिया है। आगे है जो दीर्घ उत्तरीय निबंध के प्रश्न हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की आवश्यकता और उसके प्रभाव पर। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की आवश्यकता और उसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की संवैधानिक और कानूनी आधारों की व्यवस्था कीजिए। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की संवैधानिक और कानूनी आधारों की व्याख्या कीजिए। सामान्य पुलिस व्यवस्था और
कमिश्नरेट व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समझाइए। ये प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, चुनौतियां और संभावनाएं, ये भी है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की शक्तियां, सीमाएं, जवाबदेही तंत्र का वर्णन। करंट अफेयर्स पर आधारित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, ये भी बता दें आपको। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने में क्या क्या परिवर्तन आएगा, ये भी पता है। मैंने जल्दी जल्दी इस नाम से पढ़ दिया क्योंकि आपको भी पता है कि ये सब सवाल आपने जान लिए हैं। तो इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को पढ़ने का, समझने का, जानने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ आया होगा और आपके लिए यह परीक्षा उपयोगी साबित होगा, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट एक त्वरित का विषय है और इस विषय पर सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आगामी पुलिस विभाग में भी कई भर्तियां होने वाली है। तो यह आशंका है कि इससे संबंधित सवाल वहां पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अभी इंटरव्यू भी होने वाले हैं। इस स्थिति में इससे जुड़े सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का पूरा वीडियो, जिसको हमने सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो लाते रहेंगे और हम प्रयास करेंगे कि कुछ वीडियो जो आप भी डिमांड करें, उन वीडियो को भी हम आप तक साझा करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप उस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको उस विषय की जानकारी प्रदान करें।